प्यार अनगिनत अभिव्यक्तियों और रीति रिवाजों के साथ एक सार्वभौमिक भाषा है, जबकि हम में से कई पश्चिमी शादी की परंपराओं से परिचित हैं, जैसे कि गुलदस्ता फेंकना या शादी के बेड पर फिसलना। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया भर में रीति रिवाज कितने अलग अलग हैं? स्कॉटलैंड के ऊंचे इलाकों से लेकर भारत की भीड़ भाड़ वाली सड़कों तक, और ऐसी जगहें जिन्हें आप मानचित्र पर भी नहीं ढूंढ पाओगे। दुनिया भर में शादी की प्रथाएं बहुत अलग दिख सकती हैं। वीडियो को अंत तक देखते रहें, क्योंकि आज हम आपको दुनिया की 6 सबसे अजीबोगरीब शादी की रस्में और परंपराएं दिखाऊंगी, जिन्हें देखकर आप सभी हैरान हो जाओगे। नंबर 6, दूल्हे के पैरों को पीटना। कोरियाई विवाह की परंपरा, जिसमें दूल्हे के पैर बांधकर कोड़े मारे जाते हैं। पूरी दुनिया में लोग शादियां करते हैं। देश और संस्कृति के आधार पर समारोह अलग अलग होते हैं। दक्षिण कोरिया भी इससे अलग नहीं है, क्योंकि यहाँ भी एक विवाह की रस्म है जिसमें दूल्हे के पैर बांधकर उसे कोड़े मारे जाते हैं। हालांकि ये दर्दनाक लग सकता है, लेकिन ये प्रथा वास्तव में शादी में आए मेहमानों के लिए मनोरंजक है और इससे कुछ सबक भी जुड़े हुए हैं। दक्षिण कोरिया की इस विवाह रस्म के लिए, जिसे एक संस्कार के रूप में भी देखा जा सकता है, गांव के युवा पुरुष और दुल्हन के रिश्तेदार दुल्हन के परिवार के घर पर दूल्हे पर तरह तरह के करतब दिखाते हैं। सबसे प्रमुख वो है जिसमें दूल्हे को ये युवा पुरुष और दुल्हन के रिश्तेदार उठाकर उल्टा लटका देते हैं। एक समय ऐसा भी होता है जब वो उसके टखने को सफेद कपड़े से बांध देते हैं और उसके पैरों के तलवों पर डंडे जैसी चीजों से कोड़े मारना शुरू कर देते हैं। जब ऐसा होता है तो दुल्हन पीटने वालों से रुकने की विनती करती है। हालांकि वो कुछ देर तक उसकी बात नहीं सुनते। पिटाई के दौरान दूल्हे से कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जिनका जवाब देने की अपेक्षा की जाती है। जब ये पिटाई चल रही होती है तो दुल्हन की माँ से खाना पीना तैयार करवाया जाता है, जिसे दूल्हे के दोस्तों और दूसरे मेहमानों के साथ बांटा जाता है। खाने पीने के दौरान मेहमान पिटाई करने वालों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो दूल्हे को और पीटे, क्योंकि इससे दूल्हे को कुछ शिष्टाचार सीखने का मौका मिलता है। इस दौरान रिश्तेदार और दूसरे ग्रामीण जोड़े को आशीर्वाद देना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग जोड़े की खुशी और सेहत के लिए प्रार्थना भी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि दक्षिण कोरियाई विवाह की यह रस्म जोड़े को उनकी शादी की बधाई देने का एक तरीका है। इसके अलावा कुछ लोगों का कहना है कि कोड़े मारने की प्रक्रिया दूल्हे को उसकी शादी की रात के लिए मजबूत बनने में मदद करती है। हालांकि ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं जहां कोई भी स्वे इच्छा से इस रस्म में हिस्सा नहीं लेता है, खासकर अगर जोड़े या उनके परिवारों की प्रतिष्ठा खराब हो या दूसरों द्वारा उनका सम्मान न किया जाता हो। मूल रूप से दूल्हे को कोड़े मारने में ज्यादा लोगों का शामिल होना नव विवाहितों के परिवारों के लिए बहुत सम्मान का प्रतीक है। नंबर 5, दूल्हे और दुल्हन का मुंह काला करना। स्कॉटलैंड में सबसे प्रसिद्ध फिर भी हास्यास्पद विवाह पूर्व अनुष्ठान जो आज भी मौजूद है, उसे दुल्हन का मुंह काला करना के रूप में जाना जाता है। ये समारोह कई पीढ़ियों से किया जाता रहा है और इसमें दूल्हा और दुल्हन को काला किया जाता है, क्योंकि वे टारकालिक और गुड़गु जैसे चिपचिपे पदार्थों में लिपटे होते हैं। फिर जोड़े को आटे या पंखों से ढक दिया जाता है और एक गाड़ी पर बिठाकर उनके दोस्तों और परिवार के लोगों द्वारा शहर की विभिन्न सड़कों पर घुमाया जाता है। साथ ही उनके विवाह के दिन को मनाने के लिए जोरदार जयकारे भी लगाए जाते हैं। इस अनुष्ठान के कई रूपों को स्वीकार किया गया है, लेकिन सबसे आम समापन वो है जब जल्द ही शादी करने वाले जोड़े को रात को शराब की अधिक खपत के बाद लैंप पोस्ट से बांध दिया जाता है। इसके अलावा काला करने का महत्व पैर और बाल धोने की रस्मों से जुड़ा हुआ है। ये संस्कार जोड़े और उनके सामाजिक संबंधों के बीच एकता सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है, लेकिन साथ ही साथ भविष्य की पीढ़ियों के लिए दुल्हन का कालाकरण को संरक्षित और जारी रखने के लिए भी किया जाता है। अंत में इस अनुष्ठान की उत्पत्ति के बारे में कई अनुत्तरित प्रश्न हैं, लेकिन कई कहानियों और सिद्धांतों ने इस घटना के मूल इरादे को साबित करने का प्रयास किया है। उदाहरण के लिए माना जाता है कि यह संस्कार दुल्हन को किसी भी बुरी आत्मा से बचाता है, जो उसकी शादी के दिन परेशानी पैदा कर सकती है। इसके अलावा प्राचीन स्कॉटिश शादी की परंपराएं भी उस समय की हैं, जब दुल्हन या दूल्हे को सभी पदार्थों से शुद्ध करने के लिए समुद्र में फेंक दिया जाता था। नंबर 4, आशीर्वाद और थूकना। दुनिया अलग अलग संस्कृतियों और परंपराओं से भरी हुई है। आप जिसे एक दयालु इशारा मानते हैं, वो दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में रहने वाले किसी व्यक्ति के लिए असभ्य हो सकता है। इसके अलावा अफ्रीका में ऐसी जनजातियां हैं जिनकी कुछ परंपराएं हैं जो दुनिया के बाकी हिस्सों में से असभ्य और अजीबोगरीब हैं, लेकिन वहां के स्थानीय लोगों के लिए बहुत आम और दयालु मानी जाती हैं। ऐसी ही एक जनजाति केन्या और उत्तरी तंजानिया में रहने वाली मासाई है, जहां दूसरों पर थूकने की परंपरा को आशीर्वाद और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। मासाई अपनी थूकने की परंपरा के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि यह जनजाति दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग है।
अगर आप उन पर थूकने का फैसला करते हैं तो वो बुरा नहीं मानते, वो थूक को आशीर्वाद और शुभ संकेत मानते हैं। मासाई लोग आपसे हाथ मिलाने से पहले आपकी हथेली पर थूक कर अपना सम्मान प्रकट करते हैं और वो ऐसा केवल उन लोगों के साथ करते हैं जिनका वो गहरा सम्मान करते हैं। मासाई विवाह का एक असामान्य आकर्षण पिता द्वारा अपनी बेटियों और भावी दामादों पर प्रचुर मात्रा में थूकने की रस्म है। स्नेहपूर्ण संरक्षण का एक संकेत माना जाता है कि मासाई के बीच प्रजनन समारोह प्रदान किया जाता है, जिससे पैतृक समुदाय की उनकी मजबूत भावना की एक जीवंत झलक मिलती है। क्योंकि अनुष्ठान शुरू होने से पहले मेहमान इकट्ठा होते हैं, बुजुर्ग बकरियों और मवेशियों का वध करते हैं और उत्सव की दावतों के लिए अपने अलंकृत सजे हुए परिधानों के भीतर गहरे रंग की दुल्हनें चमकती हैं। अपने बालों को मुंडवाकर और शरीर को अलंकृत गहनों से सजाए हुए सुंदरियों का सारा ध्यान गांव के एक बुजुर्ग के नेतृत्व में प्रार्थनाओं के बाद प्रतिज्ञाओं के सार्वजनिक आदान प्रदान पर केंद्रित है। दुल्हन के पिता उस जोड़े के पास आते हैं जो एक औपचारिक बैल के पास चुपचाप खड़े होते हैं और वो अपना सिर झुकाते हैं। बुजुर्ग झुक जाता है। बाहरी लोगों के लिए दुल्हन को बंद करना और उस पर थूकना ऐसा घिनौना दृश्य अश्लील लग सकता है, फिर भी मासाई संस्कृति के लिए नवविवाहितों पर थूक छिड़कना गहरा अर्थ रखता है। शारीरिक तरल पदार्थ अपनी बेटी और नए बेटे को पवित्र थूक में डुबोकर उनके विश्वदृष्टि में सुरक्षात्मक रहस्यमय शक्तियां रखते हैं। पितृसत्ता भाग्य को स्थानांतरित करती है, वॉर्ड्स उनके मिलन को श्राप देता है और बच्चों के उपहार के साथ उनकी कमर को आशीर्वाद देता है। थूक की मात्रा सीधे सौभाग्य और संतान की मात्रा के बराबर होती है। ये जोड़े की समृद्ध नियति की आशा में किसी के सार को साझा करने के माध्यम से गहन देखभाल को दर्शाता है। जोड़े को नई सुबह के रूप में चमकदार बनाता है। मैदानी घास पर ओस की बूंदें पुरानी परंपराओं को प्यार से बनाए रखते हुए देखकर पूर्वज मुस्कुरा देते हैं, जबकि आधुनिकता आदिवासी जीवन को बदल देती है। नंबर 3, दुल्हन की कीमत। उपसहारा अफ्रीका में व्यापक रूप से प्रचलित एक जटिल विवाह प्रथा दुल्हन की कीमत है, जिसे किकुयु द्वारा जुलू या मैदी के बीच लोबोला के रूप में जाना जाता है। इस जटिल संस्था में दूल्हे को अपने मंगेतर के परिवार को अपनी बेटी की शादी के बदले में पैसे या कीमती सामान प्रदान करके मुआवजा देना शामिल है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं और रिश्तेदारी संरचनाओं के साथ लंबे समय से जुड़ा हुआ है। दुल्हन की कीमत की परंपरा विवाह संबंधी बातचीत की आधारशिला बनी हुई है। हालांकि इसके बिना नहीं, आधुनिक अफ्रीका में प्रचुर मात्रा में विवाद, संगीत और संगीत के साथ एक सार्वजनिक समारोह पारंपरिक रूप से होने वाले पति और दुल्हन के परिवार के पुरुष बुजुर्गों के बीच दुल्हन की कीमत के समझौते को चिन्हित करता है। परिवार को भुगतान करके दूल्हे की ईमानदार प्रतिबद्धता का जश्न मनाने के लिए ऊंट और उल्लास फूटते हैं। बेटी वधू की कीमत ने ऐतिहासिक रूप से कुलों के बीच पारिवारिक संबंधों को मजबूत किया है, जबकि यह सुनिश्चित किया गया है कि महिला को चेक के रूप में मनमाने ढंग से दिए जाने के बजाय मूल्यवान महसूस किया जाए। हालांकि विद्वान आज असाधारण दुल्हन मूल्य निर्धारण के संभावित नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देते हैं। उच्च लोबेला रकम कई पुरुषों को कभी शादी नहीं करने के लिए मजबूर करती है। कुछ परिवार अनिवार्य रूप से बेचने के लिए प्रोत्साहित महसूस करते हैं। उनकी लड़कियां सबसे अधिक बोली लगाने वाले के लिए बोली लगाती हैं। उनके और दूल्हे के बीच भावनात्मक उपयुक्तता की कम परवाह करती है और आर्थिक रूप से अक्षम पति हमेशा ससुराल वालों के ऋणी रहते हैं, न्यायसंगत विवाह नहीं करते हैं। फिर भी समर्थकों का तर्क है कि ये प्रणाली विवाह की संस्था में व्यवस्था और सर्वसम्मति लाती है। कबीले आधारित समुदायों में दुल्हन की कीमत ये रेखांकित करती है कि पति और पत्नी की अलग अलग पहचान और भूमिकाएं होती हैं। ये सह समान समानता के बजाय उनकी मानार्थ स्थिति की पुष्टि करता है, जो लिंग संबंधों पर अधिकांश अफ्रीकी सामाजिक दृष्टिकोणों के साथ संरेखित होता है और माता पिता अपनी बेटी की शारीरिक उपस्थिति और श्रम को दूसरे के हाथों को देते हैं। विलेज द लोबोला पेमेंट सप्लाई ने उनकी अनुपस्थिति में आजकल लॉसोस से लेकर नाउबी तक समर्थन जारी रखा है। कई शहरी जोड़े आधुनिक पश्चिमी शैली प्रथाओं के साथ साथ संस्कृति, महिलाओं की स्वायत्ता और मानवाधिकारों के आसपास बहस के साथ साथ दुल्हन मूल्य प्रोटोकॉल के अनुकूलित संस्करणों को बरकरार रखते हैं। नंबर 2, अपहरण द्वारा विवाह। अपहरण द्वारा विवाह विवादों से घिरा एक पुराना वैवाहिक रिवाज है, जो लगभग इथियोपियाई गांवों में जारी है। देश में औपचारिक कानूनी प्रतिबंधों के बावजूद दुल्हन के अपहरण की प्रथा है। यह असामान्य घटना जारी है, जिसके तहत दृढ़ निश्चयी प्रेमी युवा महिलाओं को जबरन शादी के लिए मजबूर करने के लिए उनका अपहरण करते हैं, कभी कभी उनकी इच्छा के विरुद्ध हिंसक तरीके से, जिसे अम्हारिक भाषा में टेलेफा के रूप में जाना जाता है। दुल्हन का अपहरण अक्सर एक बेशर्मी से नाटकीय कृत्य के रूप में सामने आता है। जब एक गांव का आदमी अपनी पसंदीदा पत्नी की पहचान करता है, तो वो अपने पुरुष साथियों के एक गिरोह को एक देहाती सड़क पर अप्रत्याशित रूप से महिला पर घात लगाते हैं।
और उसे लात घूंसों से पीटने और चीखने चिल्लाने के लिए एक भागने वाली की कार में ले जाकर डाल दिया जाता है। कई दिनों तक एक दूरदराज के स्थान पर पहरे के तहत कैद रहने के बाद थकी हुई बंदी आखिरकार विवाह के लिए तैयार हो जाती है। अपहरणकर्ता के प्रति निजी स्नेह रखने के बावजूद और अपनी दुल्हन के परिवारों से निषेधात्मक दहेज मांगने के बजाय, जो आर्थिक रूप से विवाह को रोक सकता था। टेलेफा पुरुषवादी रोमांटिक पहल का अंतिम प्रदर्शन दर्शाता है, जैसे कि काउबॉय ने अमेरिकी वाइल्ड वेस्ट में मेवरिक फिलीज को पकड़ लिया था। इथियोपियाई अपहरणकर्ताओं का दावा है कि अक्सर यह सबसे शर्मीली और विनम्र युवतियां होती हैं। टेलेफा ने गरीब पुरुषों को विवाह के लिए एक सुलभ शॉर्टकट प्रदान किया। हालांकि हाल के दशकों में महिला वकालत समूहों ने जबरन टेलेफा के स्पष्ट अंधेरे पक्ष को उजागर किया है, जो अनिवार्य रूप से युवा महिलाओं के खिलाफ अजनबियों द्वारा किए गए आघात को एक सांस्कृतिक मानदंड के रूप में मान्य करता है। ऐसे मामलों का हवाला देते हुए जहां पीड़ितों ने अपहरण के लिए या अपहरणकर्ता के साथ अनिवार्य वैवाहिक संबंधों के लिए सहमति नहीं दी थी, जिसके परिणामस्वरूप आलोचक पूरे अभ्यास में अंतर्निहित संस्थागत स्त्री द्वेष की निंदा करते हैं। कुछ बचे लोगों को परंपरा का सम्मान करने की आड़ में किए गए कष्ट से उत्पन्न अभिघातजन्य तनाव से उबरने के लिए वर्षों लग जाते हैं। नंबर 1, भूत विवाह। भूत विवाह एक अस्पष्ट हिंदू अंतिम संस्कार परंपरा है जो ग्रामीण दक्षिणी भारत में सदियों से चली आ रही है, जिसे भूत विवाह कहा जाता है। इस मरणोपरांत वैवाहिक प्रथा में उन मृतक पुत्रों और पुत्रियों का विवाह किया जाता है जो वयस्क होने से पहले ही अविवाहित मर जाते हैं, जिससे उनकी पवित्रता को मृत्यु के बाद के जीवन के लिए सुरक्षित रखा जाता है। यह विश्वास था कि मृतक किशोर आत्माओं का उचित विवाह करने से उन्हें सांसारिक बंदिशों के अभाव में बेचैन आत्माओं के रूप में पृथ्वी पर भटकने से रोका जा सकेगा। इसके बजाय उनकी चेतना शांतिपूर्ण विवाहित अस्तित्व में प्रवेश कर सकती है और विवाह जैसी प्रमुख हिंदू सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा किए बिना ही स्वर्ग में पूर्णता प्राप्त कर सकती है। मृतक अनंत काल की अनिश्चितता में लटके रहते हैं, न तो पूरी तरह से दिवंगत और न ही सांसारिक प्राणी। जब हिंदू लड़के या लड़कियां 18 वर्ष की आयु से पहले मर जाते थे, जो कि ऐतिहासिक रूप से आम बात थी, तो उनके दुर्भाग्यपूर्ण परिवार उनके लिए मरणोपरांत किसी अन्य मृत बच्चे की आत्मा से विवाह करने की व्यवस्था करते थे। ज्योतिषी द्वारा चुनी गई शुभ तिथि पर विवाह करते थे, मृत बच्चे का प्रतीक एक पुतला या कंगन पहनाते थे और पुजारियों द्वारा प्राचीन सात्विक मंत्रों का जाप करते हुए विवाह किया जाता था, ताकि अनंत काल तक के लिए बंधन को पक्का किया जा सके। कुछ अति उत्साही भिन्नताओं में तो मृत व्यक्ति के शरीर के साथ सांस लेने वाली महिला का विवाह करने की भी मांग की जाती थी। हालांकि आज ये बहुत ही भयावह है। ऐसे चरम अधिकारों ने माता पिता को भावनात्मक रूप से बंद कर दिया, यह महसूस करते हुए कि उनके बच्चे को हमेशा के लिए सांसारिक वैवाहिक सुख से वंचित कर दिया गया है। उन्हें भूतिया आत्मा जीवन साथी के साथ जोड़कर जीवित रिश्तेदार अंततः उन्हें शांति से देख सकते थे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।